दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रेडियो उड़ान पर। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स। रात के बज चुके हैं 9। आज है शुक्रवार और मैं हूं आपके साथ आज आपका दोस्त पुनीत। मौसम का मिजाज बदल रहा है, तब्दील हो रहा है। बारिशें झमाझम बरस रही हैं। बहुत से इलाकों में बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। हिमाचल प्रदेश जैसे अनेक राज्यों में काफ़ी नुकसान भी हुआ है। अपना ख्याल रखिए और अपने साथ बाढ़ से बचने का सामान हमेशा तैयार रखिए ताकि जब भी आपको ज़रूरत हो आप अपना बचाव कर सकें। सेहत सबसे पहले ज़रूरी है। सेहत का ख्याल रखें और अपना ख्याल रखते हुए सुनते रहें रेडियो उड़ान पर डिसेबिलिटी न्यूज़ का ये स्पेशल प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स, जो आपके लिए हर शुक्रवार रात 9 बजे को प्रसारित किया जाता है। तो आइए सबसे पहले सुने न्यूज़ हेडलाइन। विश्व के 5वें और भारत के पहले आयरनमैन निकेत दलाल का निधन। पूरा संभाजी नगर शोक सागर में डूबा। अपने लागू होने के 10 साल बाद भी नहीं लागू हो सका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। जम्मू कश्मीर के दिव्यांग परेशान। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईसीआईसीआई बैंक से डिजिटल प्लेटफॉर्म एक्सेसिबिलिटी पर मांगा जवाब। मद्रास उच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को निर्देश, वैधानिक निकायों में दिव्यांगजन के लिए आरक्षित हो 4% कोटा। झारखंड के रांची में पाप की इम्तिहा, पिता, पुत्र और मां तीनों गिरफ्तार। और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के हैदरगढ़ में एक दिव्यांग शिक्षिका से दुर्व्यवहार का मामला। प्रधानाध्यापिका तत्काल प्रभार से निलंबित। न्यूज हेडलाइंस के बाद डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम सुनते रहिए कम्युनिटी कलर्स, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। क्या आप एक्सेसिबिलिटी के क्षेत्र में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं या फिर अपनी स्किल्स को नए मुकाम तक ले जाना चाहते हैं? तो जरा ध्यान से सुनिए। बैरियर ब्रेक लेकर आया है एस लर्निंग, आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म। एक्सेसिबिलिटी की दुनिया का एक्सपर्ट। चाहे आप हो बिगिनर या प्रोफेशनल, यहाँ आपको मिलेंगे ऑन डिमांड इंटरैक्टिव कोर्सेज, वो भी अपनी ही रफ्तार से सीखने के लिए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की गाइडेंस और रियल वर्ल्ड इंसाइट्स के साथ। जल्द ही लॉग इन करें ace.barrierbreak.com पर। सब्सक्राइब फॉर फ्री एंड स्टार्ट विद फ्री एस बाइट्स। एस लर्निंग बाय बैरियर ब्रेक। अब एक्सेसिबिलिटी सीखिए अपने ही अंदाज में। कानूनी चुनौतियों का सामना करना कठिन है। अगर आप दिव्यांग हैं तो कानूनी मुद्दे और भी जटिल हो सकते हैं। इसीलिए हम लाए हैं आपके लिए जस्टिस कनेक्ट। जस्टिस कनेक्ट, अ प्रो बोनो लीगल एडवाइस, यानी निशुल्क कानूनी सलाह। हर गुरुवार शाम 5:30 से 6:30 बजे तक राहुल बजाज और अमर जैन जुड़ेंगे आपसे, ताकि आपको मिले एक अनुभवी, समर्पित और सर्वोत्तम न्याय मार्गदर्शन। जस्टिस कनेक्ट दिव्यांगजन के अधिकार, पारिवारिक न्याय, संपत्ति कानून और शिक्षा कानून में विशेषता रखता है। हर गुरुवार कॉल करें राहुल बजाज 9890281068 पर, अमर जैन 9892622230 पर। जस्टिस कनेक्ट, अब लीगल एड सबके लिए। Hello, this is Barkha Dutt and you're listening to Radio Udan, a flight of life. ब्रेक के बाद प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की ओर। भारत के पहले नेत्रहीन आयरमैन निकेत दलाल का मंगलवार को छत्रपति संभाजीनगर में दुखद निधन हो गया। उनके निधन से पुणे सहित पूरे खेल जगत में गहरा शोक व्याप्त है, विशेषकर उस शहर में जहां उन्होंने अपनी कड़ी ट्रेनिंग की थी।
पुणे में डेकैथलॉन स्पोर्ट्स इंडिया के ब्रांड निदेशक अरहम शेख 32 निकेत के आयरमैन प्रशिक्षण के दौरान और फरवरी 2020 में दुबई में हुए वास्तविक आयोजन में उनके गाइड रहे थे। शेख ने बताया कि निकेत ने पुणे में 2 से 3 महीने तक ट्रेनिंग की थी। मैं उनका गाइड और नेविगेटर था, उनके साथ टैंडम साइकिल चलाता था और तैराकी व दौड़ के दौरान उनसे बंधा रहता था। निकेत और शेख की मुलाकात दिव्यांशु गणत्रा द्वारा स्थापित एडवेंचर्स बियॉन्ड बैरियर्स फाउंडेशन ABBF के माध्यम से हुई थी। गणत्रा, जिन्होंने ग्लूकोमा के कारण अपनी दृष्टि खो दी थी, बाहरी खेल गतिविधियों का संचालन करने और विकलांग व गैर विकलांग व्यक्तियों के लिए एक समावेशी दुनिया बनाने के इच्छुक थे। शेख ने 2019 में निकेत के साथ अपनी पहली मुलाकात और प्रशिक्षण के दिनों को याद करते हुए कहा कि निकेत की 100% दृष्टिहीनता थी। जब हमने साथ ट्रेनिंग की तो मुझे कई चीजें सीखनी और भूलनी पड़ी। मैं एक निश्चित तरीके से दौड़ने, साइकिल चलाने और तैरने का आदी था। फिर मुझे निकेत की गति के साथ तालमेल बिठाना और अनुकूल करना पड़ा। यह एक दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जिसमें निकेत मंगलवार सुबह छत्रपति संभाजी नगर के समर्थ इलाके में एक होटल की दूसरी मंजिल से गिरकर मृत पाए गए। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार निकेत, जो पूर्व उप महापौर लता दलाल के बेटे थे, के घर में 30 जून की रात को आग लग गई थी। इसके बाद निकेत सुबह से शुरुआती घंटों में एक होटल में रहने चले गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 जुलाई को निकेत होटल के पार्किंग एरिया में मृत पाए गए। शेख ने गर्व से बताया कि वह दुनिया के 5वें दिव्यांग आयरमैन थे। उन्होंने आगे कहा कि फरवरी 2020 में जब निकेत ने आयरमैन ट्रायथलॉन 70.3 पूरा किया तो इतिहास रच दिया गया। वह आयरमैन पूरा करने वाले पहले नेत्रहीन एथलीट थे और मुझे गर्व है कि हम इसमें साथ थे। शेख ने कहा 70.3 आयरमैन ट्रायथलॉन में 1.9 किलोमीटर तैराकी, 90 किलोमीटर साइकिल की सवारी और 21.1 किलोमीटर दौड़ शामिल थी। शेख के अनुसार उन्होंने इसे 7 घंटे 44 मिनट में पूरा किया। निकेत, जिन्होंने 2015 में ग्लूकोमा के कारण अपनी दृष्टि खो दी थी, एक स्पीच थेरेपिस्ट थे। शेख को याद है कि उन्हें शेयर बाजार में ट्रेडिंग में गहरी दिलचस्पी थी। शेख ने याद किया कि निकेत अपनी विकलांगता के बावजूद लगातार पढ़ते रहते थे और उनके पास शानदार एक्सेसिबिलिटी फीचर्स वाला फोन था। मुझे याद है कि वह कोविड-19 महामारी के दौरान अक्सर मुझे टिप्स देते थे। निकेत ने 2021 में शेख के साथ महाबलेश्वर में सह्याद्री क्लासिक दौड़ में भी भाग लिया था। शेख ने यह भी बताया कि निकेत का परिवार भी बहुत सहयोगी था और उनकी पत्नी और बेटा दोनों उनके साथ साइकिल चलाने और लंबी पैदल यात्रा के लिए जाते थे। निकेत दलाल का जीवन साहस, दृढ़ संकल्प और अदम्य भावना का एक ज्वलंत उदाहरण था, जिन्होंने अपनी शारीरिक सीमाओं को पार कर असंभव को संभव कर दिया। उनका निधन भारतीय खेल जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। जम्मू कश्मीर में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम RPWD एक्ट 2016 के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं पर आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट। अपने अधिनियम के लगभग 9 साल बाद भी दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार RPWD अधिनियम 2016, जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों PWDs की गरिमा, स्वायत्तता और समान अधिकारों को बनाए रखना है, जम्मू और कश्मीर में अपने कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना कर रहा है। क्षेत्र में PWD आबादी बढ़ रही है, फिर भी प्रणालीगत बाधाएं, प्रशासनिक देरी और व्यापक सामाजिक कलंक अधिनियम के वादों को दिव्यांग समुदाय के लिए ठोस वास्तविकता में बदलने से रोक रहे हैं। RPWD अधिनियम 2016, जो संयुक्त राष्ट्र विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का कन्वेंशन UNCRPD, जिस पर भारत एक हस्ताक्षर करता है, के अनुरूप एक ऐतिहासिक कानून है। 21 श्रेणियों की विकलांगताओं की पहचान करता है। यह स्पष्ट रूप से राज्य सरकारों को बुनियादी ढांचे, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा
तक सुनिश्चित पहुंच के माध्यम से PWDS के अधिकारों को सुनिश्चित करने का आदेश देता है। सैद्धांतिक रूप से यह अधिनियम विकलांगता को दान या कल्याण के बजाय एक मौलिक मानवाधिकार मुद्दे के रूप में ऊंचा उठाता है। हालांकि व्यवहार में विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर के भीतर राज्यतंत्र की आलोचना की गई है कि वह इन कानूनी प्रतिबद्धताओं को जमीनी कार्रवाई में बदलने में सुस्त रहा है। दिव्यांग अधिकारों को एक स्थानीय पैरोकार ने, जिन्होंने अपना नाम न छापने की शर्त पर बात की, कहा, नीति निर्माण और जमीनी कार्रवाई के बीच की खाई स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जिससे दिव्यांग समुदाय हाशिए पर है, व्यवस्थित रूप से उपेक्षित है और लगातार उनकी आवाज अनसुनी की जा रही है। श्रीनगर में हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शन, जैसे कि तस्वीरें जिनमें दिव्यांग व्यक्ति तख्तियां लिए हुए हैं और अपने अधिकारों के पूर्ण कार्यान्वयन की मांग कर रहे हैं, PWDS के बीच निराशा को रेखांकित करते हैं कि अधिनियम में निहित उनके अधिकार अभी भी प्राप्त नहीं हुए हैं। जबकि अधिनियम एक मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जिसमें PWDS के लिए सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण और प्रत्येक जिले में अधिकार उल्लंघन से संबंधित मामलों को संभालने के लिए विशेष अदालतों का प्रावधान शामिल है। इन उपायों की प्रभावशीलता एक चिंता का विषय बनी हुई है। सुलभ सार्वजनिक स्थानों, परिवहन और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को सुनिश्चित करने में चुनौतियां बनी हुई हैं, क्योंकि कई सार्वजनिक क्षेत्र और सेवाएं अभी भी बड़े पैमानों पर दुर्गम हैं। सूत्रों का संकेत है कि दिव्यांगता पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 3000 प्रतिमाह करने जैसे प्रस्ताव विचाराधीन हैं और सहायक उपकरणों के वितरण और सांबा जम्मू में समग्र क्षेत्रीय केंद्र CRC के उद्घाटन जैसी पहल चल रही है। परिवर्तन की गति अक्सर सीधे प्रभावित होने वालों के लिए बहुत धीमी होती है। विशेषज्ञ, सरकार, नागरिक समाज संगठनों और दिव्यांग समुदाय के बीच समन्वय और सहयोग बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देते हैं। वे मजबूत जागरूकता अभियानों, सुलभ बुनियादी ढांचे के त्वरित विकास, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और भेदभाव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की वकालत करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि RPWD अधिनियम वास्तव में जम्मू और कश्मीर में सभी दिव्यांग व्यक्तियों की गरिमा, स्वायत्तता और समान अधिकारों को बनाए रखे। अधिनियम की आकांक्षा विकलांगता को एक मानवाधिकार मुद्दे के रूप में मानने की अभी भी क्षेत्र में कई लोगों के दैनिक जीवन में पूरी तरह से साकार नहीं हुई है। आइए अब बात करते हैं नरवाजी ऐप की। चिन्मय विद्यालय के छात्रों द्वारा दृष्टिबाधितों के लिए किया गया एक सराहनीय प्रयास। आज के समय में बसों में यात्रा करना विशेष रूप से दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए एक चुनौती है। मेट्रो की तरह बसों में स्टेशंस की घोषणा न होने से ऐसे यात्रियों को अक्सर असुविधा होती है। इसी समस्या के समाधान के लिए चिन्मय विद्यालय नरवामुडू के छात्रों द्वारा नेरवाजी नाम का एक अभिनव ऐप विकसित किया गया है, जिसका अर्थ है सही रास्ता। यह ऐप दृष्टिबाधित यात्रियों को यात्रा के दौरान सटीक मार्गदर्शन प्रदान करेगा। इस प्रेरणादायक योजना की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो AIR के एक कार्यक्रम से हुई। नेरवाजी नाम के इस कार्यक्रम में वंशियूर कोर्ट की ऑफिस असिस्टेंट शैला बेगम ने, जो कि स्वयं एक दृष्टिबाधित हैं, अपनी यात्रा संबंधी कठिनाइयों को साझा किया। उन्होंने बताया कि किस तरह बसों में स्टॉप की घोषणा न होने से उन्हें गंतव्यों की पहचान करने में परेशानी होती है। इस कार्यक्रम के विषय में आपको बता दें कि ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित किया जाने वाला यह कार्यक्रम 2013 से दृष्टिबाधित व्यक्तियों की समस्याओं पर प्रकाश डाल रहा है, उन पर चर्चा करता आ रहा है। और शैला बेगम की कहानी ने युवा नवोन्मेषकों को बहुत गहराई से प्रभावित किया। शैला बेगम की कहानी सुनने के बाद चिन्मय विद्यालय नरवामुडू के रोबोटिक्स छात्रों की एक टीम ने इस समस्या का समाधान खोजने का बीड़ा उठाया। उन्होंने तुरंत टेकोसा के सलाहकारों से संपर्क किया। टेकोसा एक ऐसी कंपनी है जो छात्रों को तकनीकी सत्रों में सहायता प्रदान करती है। टेकोसा के CEO सैम सिवन ने बताया कि हमने इस ऐप को मेट्रो की घोषणाओं के मॉडल पर विकसित किया है।
ये बसों के जीपीएस को ट्रैक करता है और यात्रियों के लिए उनके गंतव्यों की घोषणा करता है। उन्होंने आगे कहा कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों के फोन इस तरह से ट्यून किए जाते हैं कि वे उनकी एप्स को सुन सकें। उन्हें अपने फोन में सिर्फ उस बस के बारे में बोलना होगा जिसमें वो यात्रा कर रहे हैं। जैसे जैसे गंतव्य आते जाएंगे उन्हें उनकी जानकारी मिलती रहेगी। यह ऐप छात्रों के विचार प्रस्तुत करने के मात्र 1 सप्ताह के भीतर तैयार हो गया और इसका परीक्षण भी किया जा चुका है। इस ऐप के भविष्य के विषय में यदि बात की जाए तो स्कूल की प्रिंसिपल ललितांबिका आरएस बताती हैं कि वे अब सरकार से बसों के रूट विवरण उपलब्ध कराए जाने का इंतजार कर रही हैं ताकि यह ऐप यात्रियों को सटीकता से मार्गदर्शित कर सके। उन्होंने कहा कि हमने जब यह प्रोजेक्ट अधिकारियों को दिखाया तो वे भी उससे उत्साहित थे। केरला के परिवहन मंत्री श्री गणेश कुमार ने हमसे लगातार इस ऐप को अपडेट करते रहने के लिए कहा है। यह योजना अब अपने दूसरे चरण में प्रवेश कर चुकी है, जहां इसे बसों के जीपीएस के साथ समरेखित और अपडेट करने का काम जारी है। इस ऐप के विकास में 6 छात्रों ने मिलकर योगदान दिया, जो अब 11वीं कक्षा से 12वीं में आ चुके हैं। प्रिंसिपल ललितांबिका ने यह विश्वास व्यक्त किया कि ऐसी पहल भविष्य की पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेगी। ये निर्वाझी ऐप न केवल दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए उनके गंतव्य तक पहुंचने में उनकी सहायता करेगा, बल्कि छात्रों की समस्या समाधान कौशल को विकसित करने में और उनकी रचनात्मकता को बढ़ावा देने में भी उनकी सहायता करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए आईसीआईसीआई बैंक को नोटिस जारी किया है, जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म की एक्सेसिबिलिटी पर आईसीआईसीआई बैंक से जवाब मांगा गया है। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि आईसीआईसीआई बैंक के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स संरचनात्मक रूप से दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए दुर्गम हैं और उनके मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। जस्टिस महाजन ने बैंक से इस मामले पर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं अंचल भतीजा और राहुल जैन ने आईसीआईसीआई बैंक पर एक्सेसिबिलिटी के मामले में वैधानिक व संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। उन्होंने तर्क दिया है कि बैंक सुप्रीम कोर्ट के प्रज्ञाप्रसून बनाम भारत संघ मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन कर रहा है, जिसमें शीर्ष अदालत द्वारा यह कहा गया था कि डिजिटल पहुंच संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता एवं जीवन जीने के अधिकार का एक हिस्सा है। भतीजा और राहुल जैन ने अपनी याचिका में कहा है कि आईसीआईसीआई बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप और दूसरे सभी ऐप्स में और वेबसाइट में एक्सेसिबिलिटी के मामले में कई विसंगतियां पाई गई हैं। उन्होंने बताया कि स्क्रीन रीडर्स लॉगिन फील्ड्स को पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि बटन्स अनलेबल्ड हैं। याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि लेन देन जैसी प्रक्रियाओं में जटिल प्रक्रियाओं के पालन की आवश्यकता होती है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इन बाधाओं के कारण दृष्टिबाधित व्यक्ति आईसीआईसीआई बैंक की इन सेवाओं का सफलतापूर्वक उपयोग नहीं कर पाते हैं और उन्हें देखने वाले व्यक्तियों की सहायता लेने पर विवश होना पड़ता है, जिससे उनकी गोपनीयता, स्वायत्तता और गरिमा से समझौता होता है। याचिका में कहा गया है कि आईसीआईसीआई बैंक के प्लेटफॉर्म्स की यह दुर्गमता संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन है। इसमें आरपीडीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 का भी उल्लेख किया गया है, जिसके तहत सभी सेवा प्रदाताओं को नियमों की अधिसूचना के 2 वर्ष के भीतर पहुंच सुनिश्चित करनी थी। संशोधित आरपीडब्ल्यूडी नियमों के अनुपालन की सीमा 10 मई 2025 को समाप्त हो गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अप्रीम गौरी और सारा पेश हुए। भारत भर के न्यूरो डाइवर्जिंग कलाकार 1 से 7 जुलाई तक मुंबई में आयोजित होने वाली एक प्रदर्शनी में अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इन्फिनिट पर्सपेक्टिव 2.0 पिछले वर्ष के पहले संस्करण के सफल प्रदर्शन के पश्चात अब यह कार्यक्रम बड़े मंच और नए उत्साह के साथ वापस लौट रहा है। यह कार्यक्रम 15 न्यूरो डाइवर्जिंग कलाकारों के लचीलेपन, दृष्टिकोण व उनकी अभिव्यक्ति को उजागर करेगा। इनमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम वाले व्यक्ति, बौद्धिक अक्षमताओं वाले व्यक्ति तथा विविध क्षमताओं वाले कलाकार सम्मिलित हैं। प्रदर्शनी में विभिन्न कला शैलियों और माध्यमों का अनूठा मिश्रण होगा, जो प्रत्येक कलाकार की व्यक्तिगत यात्रा और दृष्टि को दर्शाएगा।
यह प्रदर्शनी स्पेशल हैंगआउट नाम की एक गैर लाभकारी संस्था द्वारा आयोजित की जाएगी, जिसका संचालन बौद्धिक अक्षमता वाले एक वयस्क के माता पिता करते हैं। यह संस्था विकलांग व्यक्तियों के लिए पोषण मंच प्रदान करने का कार्य करती है। एनएससी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर छात्रवृत्तियां आमंत्रित हैं। इनमें प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप व हायर एजुकेशन, इन 3 श्रेणियों में छात्रवृत्तियां आमंत्रित हैं। योजना के तहत आवेदन आरंभ हो चुके हैं। तीनों श्रेणियों में आवेदन करने की अंतिम तिथि क्रमशः 31 अगस्त 2025 व 31 अक्टूबर 2025 है। एनएससी पोर्टल पर 2025-26 के लिए छात्रवृत्तियों के आवेदन आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.scholarships.gov.in पर। अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम विद्यालय अथवा महाविद्यालय, स्कूल, कॉलेज अथवा वेबसाइट पर दी हुई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट www.scholarships.gov.in। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स। वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन इस चुनौती का अब समाधान उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन। फिर चाहे आप कोड की लाइन ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हों, स्क्रीनशॉट्स ले लेकर थक गए हों या फिर बुकमार्कलेट्स में उलझे हों, इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान, बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, जो समस्याओं का समाधान करता है, गलतियों की तलाश करता है और वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को बनाता है और भी आसान। इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के लिए आज ही लॉगिन करें www.barrierbreak.com/elleinspect, www.barrierbreak.com/A11YINSPECT। ये एक्सटेंशन क्रोम और एज जैसे मेजर ब्राउजर्स के लिए उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का उत्कृष्ट समाधान। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117521 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. Hi, this is Director Vishnuvardhan and you're listening to Radio Udan, a flight of life. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और आइए बढ़ते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की ओर। NIEPVD नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी में एडमिशन नोटिस, विभिन्न कोर्सेज के लिए 2025-26 के लिए एडमिशन नोटिस, NIEPVD RCI के विभिन्न कोर्सेज के लिए एडमिशन फॉर्म आमंत्रित करता है, जिनमें सबसे पहला कोर्स है डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन फॉर विजन इम्पेयरमेंट, ड्यूरेशन 2 साल, क्वालिफिकेशन 10+2 with 50% marks for general and OBC category and 45% marks for SC, ST and visual impaired category from any recognized board and university. दूसरा कोर्स है डिप्लोमा इन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन, योग्यता वही सेम, ड्यूरेशन 2 वर्ष। इन दोनों कोर्सेज में एडमिशन ऑनलाइन
सेंट्रलाइज्ड एडमिशन पोर्टल के माध्यम से मेरिट के आधार पर होगा। इन कोर्सेज में अप्लाई करने की अंतिम तिथि 12 जुलाई 2025 है। दाखिले के लिए वेबसाइट विजिट करें www.nder/rehabcouncil.gov.in। एडमिशन प्रोसेस को फॉलो करें। मेरिट के आधार पर एडमिशन होगा। रिजल्ट का इंतजार करें। याद रखें, एडमिशन फॉर्म भरते समय अपने इंस्टीट्यूशन का चयन करते समय NIEPVD को ही सिलेक्ट करें। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। ईमेल और फोन नंबर अपडेट करना न भूलें। एडमिशन फी भरें और रिजल्ट का इंतजार करें। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिव्यांगजनों की आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के लिए इस दिशा में एक महत्वपूर्ण शुरुआत की है। इस शुरुआत के तहत प्रदेश भर के 16,000 से अधिक दिव्यांगजन को कृत्रिम अंग व अन्य सहायता उपकरण उपलब्ध कराने की योजना की शुरुआत की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रत्येक जिले में 10 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरित करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य न केवल दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उपकरण उपलब्ध कराना है, बल्कि समाज की मुख्य धारा में उन्हें जोड़ने का एक प्रयास करना भी है। योगी जी ने प्रत्येक जिले के पहले से चिन्हित दिव्यांगजनों को सभी योजनाओं का लाभ तुरंत प्रभाव से देने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। योगी सरकार के निर्देश पर अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि लाभ देने की इस प्रक्रिया को और अधिक तेज बनाया जाए। जिला स्तर पर सांसदों व विधायकों के सहयोग से उपकरणों तथा कृत्रिम अंगों के वितरण के कार्यक्रम में तेजी लाई जा रही है। केवल उपकरण वितरण ही नहीं, बल्कि दिव्यांगजन के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में भी तेजी लाई गई है। विवाह करने वाले दिव्यांगजन को प्रोत्साहन देने के कार्यक्रम में भी तेजी लाई जा रही है। योजना के तहत यह निर्देश दिए गए हैं कि पहले से लंबित पड़े आवेदनों का शीघ्र निस्तारण किया जाए, ताकि पात्र लाभार्थियों को समय से सहायता प्रदान किया जाए। यह योजना न केवल दिव्यांगजन की सहायता करती है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर रूप से जीवन जीने के लिए उनकी आर्थिक मदद भी करती है। इसके अतिरिक्त सरकार ने शल्य चिकित्सा अनुदान योजना को भी सक्रिय रूप देने की घोषणा की है। योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन कर शीघ्र बजट आवंटन के निर्देश दिए गए हैं, ताकि दिव्यांगजन को समय से शल्य चिकित्सा सहायता प्रदान की जा सके। मुख्यमंत्री योगी पहले ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि दिव्यांगजन को दया का नहीं, बल्कि सम्मान के तहत उनको इन योजनाओं का लाभ दिया जाना चाहिए। सरकार का यह प्रयास है कि इन योजनाओं के माध्यम से दिव्यांगजन न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने, बल्कि सामाजिक आर्थिक विकास की दौड़ में भी बराबर के भागीदार बने। दिव्यांगजन विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री नरेंद्र कुमार कश्यप ने कहा कि योगी जी के नेतृत्व में दिव्यांगजन के लिए चल रही योजनाओं को और अधिक तेजी से लागू किया जा रहा है। कृत्रिम अंगों तथा मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के वितरण से दिव्यांगजन के दैनिक जीवन को सुगम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार राशि तथा शल्य चिकित्सा अनुदान राशि के माध्यम से उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि कोई भी पात्र दिव्यांग इन योजनाओं से वंचित न रहे। बिहार में विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 2 जुलाई 2025 से आरंभ कर दी गई है। अप्लाई करने की अंतिम तिथि 28 जुलाई 2025 है। बिहार में कक्षा 1 से 5 व 6 से 8 के लिए विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया आरंभ की गई है, 7,269 पदों के लिए। यह प्रक्रिया बिहार लोक सेवा आयोग के अंतर्गत की जाएगी। इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आप biharbpsc.in वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए योग्यता व अन्य जानकारी बीपीएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सामान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क 750 रुपए तथा SC/ST महिला तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शुल्क
₹250 है। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष। अधिकतम आयु सीमा में केंद्र व राज्य सरकार के नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए विजिट करें biharbpsc.in। झारखंड की राजधानी रांची के एक निकटवर्ती इलाके में पाप की इम्तिहा देखने को मिली, जहां एक पिता और उसके 2 पुत्र अपनी नाबालिग लड़की के साथ 3 वर्ष तक दरिंदगी करते रहे। नाबालिग दिव्यांग लड़की की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। लड़की की मां न केवल मूक दर्शक बनी रही, बल्कि उसने लड़की को चुप रहने की नसीहत की। पिता और पुत्र ने लड़की को गर्भवती भी बनाया। मां ने दिव्यांग लड़की का गर्भपात करा दिया। यह घटना तब सामने आई जब नाबालिग दिव्यांग लड़की ने अपनी आपबीती एक पड़ोसी को सुनाई। पड़ोसी ने दरिया थाना क्षेत्र के प्रभारी को इसकी शिकायत की। पुलिस ने घर पहुंचकर लड़की का हौसला बंधाया। पिता, माता और उसके एक भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि वारदात के पश्चात से ही दूसरा भाई फरार चल रहा है। ये पिता पुत्र 3 वर्ष तक लगातार लड़की से दरिंदगी करते रहे। लड़की की मां सब जानती थी, लेकिन वो मूक दर्शक बनी रही और उसने यहां तक कि लड़की का गर्भपात भी कराया। दूसरी तरफ इसी तरह की एक घटना बिहार से सामने आई है, जहां एक पिता अपनी पुत्री के साथ कई वर्षों से दरिंदगी करता रहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आप मुझे अपना दुख दीजिए और मेरा सुख लेकर जाइए। हम आपको पंख देना चाहते हैं ताकि आप उड़ सकें। बापू सभागार में इस बुधवार को एसोसिएशन फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के एक कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये बातें कहीं। बिहार राज्य की दिव्यांग अधिकार महारैली को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि अब तक की सरकार ने आपको अपना नहीं समझा, हम आपको अपना समझेंगे, हम आपके लिए कार्य करेंगे। आप किसी से अलग नहीं हैं। आपको यदि संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, तो आप दुनिया में किसी भी क्षेत्र में किसी को भी हराने का हौसला रखते हैं। बस एक बार हमें मौका देकर देखिए। मेरी उम्र कच्ची है, लेकिन ज़बान पक्की है। मैंने आज तक जो कहा वो किया और जो कहूँगा वो करूँगा भी। आप हमें एक बार मौका देकर देखिए। हम बिहार राज्य में दिव्यांग मंत्रालय व दिव्यांग आयोग का गठन करेंगे। प्रत्येक जिले में विशेष विद्यालय, 100 दिन के भीतर विभिन्न विभागों में दिव्यांगों संबंधी रिक्तियों के बैकलॉग का निपटान आदि विषयों पर कार्य करेंगे। इसके साथ ही सभी विद्यालयों को दिव्यांगजन के अनुकूल बनाने तथा दिव्यांगजन के लिए स्मार्टफोन निशुल्क उपलब्ध कराने संबंधी 15 कामों को पूरा करेंगे। कार्यक्रम के अंत में एसोसिएशन के प्रधान श्री प्रवीण कुमार मिश्रा ने विभिन्न जिलों से आए दिव्यांगजन को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक शक्ति सिंह, पूर्व मंत्री अब्दुल वारी सिद्दीकी, राज्यसभा सांसद संजय सिंह जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति उपस्थित रहे। अडानी ग्रुप हमेशा उन लोगों की मदद करने को आगे रहता है जो लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसा ही अडानी ग्रुप के एक कर्मचारी अशोक परमार के साथ हुआ है। भले ही अशोक परमार दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, लेकिन उन्होंने अपने जज्बे से हर किसी को हैरान कर दिया है। गुजरात राज्य पावर लिफ्टिंग, बेंच प्रेस और वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में अशोक परमार ने गोल्ड मेडल जीतने में कामयाबी पाई है। अशोक परमार के गोल्ड मेडल जीतने पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर उन्हें बधाई दी है। चेयरमैन ने अशोक की इस सफलता पर अपनी पोस्ट में खुशी जाहिर की है। बाराबंकी क्षेत्र से मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्र के रनापुर थाना क्षेत्र में एक प्राथमिक विद्यालय की दिव्यांग शिक्षिका के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, जिस पर शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाते हुए
प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दिव्यांग शिक्षिका ने बताया कि उसके साथ काफी लंबे समय से अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा था, उसे मानसिक प्रताड़ना का शिकार बनाया जा रहा था, जिसका न केवल उसके कार्य पर बल्कि उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ रहा था। एक लंबे समय से उसके लिए अपमानजनक व तिरस्कृत शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था। शिक्षा विभाग की ओर से कार्रवाई करते हुए प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। यह मामला तब सामने आया जब दिव्यांग शिक्षिका ने बाकायदा तौर पर शपथ पत्र के साथ शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को इस संबंध में शिकायत की। दिव्यांग शिक्षिका दिव्या शुक्ला की शिकायत के बाद मामले को गंभीरता से लिया गया और शिक्षा विभाग द्वारा बेसिक शिक्षा आयुक्त, जिला बेसिक शिक्षा आयुक्त के नेतृत्व में जांच कमेटी का गठन किया गया। जिला बेसिक शिक्षा आयोग के नेतृत्व में बीईओ को भी इस जांच समिति में शामिल किया गया और मामले की निष्पक्ष जांच की गई। जांच के दौरान न केवल शिक्षिका दिव्या शुक्ला बल्कि उस विद्यालय के अन्य शिक्षकों ने भी प्रधानाध्यापिका निरुपमा मिश्रा के व्यवहार को अनुशासनहीन व अमर्यादित बताया। दिव्या शुक्ला द्वारा दायर किए गए शपथ पत्रों व अन्य शिक्षकों के बयानों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई और जांच में दिव्या शुक्ला द्वारा दर्ज शिकायत को सही पाया गया। जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन की ओर से 20 जून को सख्त निर्देश आए कि प्रधानाध्यापिका को निलंबित किया जाए। इन निर्देशों का पालन करते हुए जिला बेसिक अधिकारी द्वारा प्रधानाध्यापिका निरुपमा मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। फिलहाल मामले की विभागीय जांच अभी भी जारी है और ऐसा माना जा रहा है कि दोषी पाए जाने पर प्रधानाध्यापिका के खिलाफ और भी अधिक कठोर कार्यवाही की जा सकती है। शिक्षा विभाग की ओर से यह भी संकेत दिए गए हैं कि इस तरह के मामलों में आगे भी शून्य असहिष्णुता की नीति अपनाई जाएगी ताकि कोई भी अधिकारी अपने सहयोगियों व सहकर्मियों के साथ अभद्रता न दिखा सके। मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार तथा दिव्यांगजन आयुक्त को निर्देश जारी किया है कि वे विधिज्ञ परिषद तथा आयुर्विज्ञान में निर्वाचन बोर्ड में दिव्यांगजन के लिए 4% आरक्षण को सुनिश्चित करें। न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन तथा न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मी नारायणन ने पोलियो पक्षाघात से पीड़ित एक व्यक्ति बाबू वी. रमेश की याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना यह निर्णय दिया। याचिकाकर्ता ने 10 मार्च 2025 को केंद्रीय व राज्य अधिनियमों के तहत वैधानिक निकायों में निर्वाचित प्रतिनिधियों के बारे में जानकारी देने के लिए प्राधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया था। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता की शिकायत है कि वीसीआई, एनएमसी, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जैसे वैधानिक निकायों में दिव्यांगजन का प्रतिनिधित्व नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने 6 मई 2025 को निर्देश दिया था कि महिलाओं को उच्चतम न्यायालय की बार एसोसिएशन के कार्यकारिणी में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। पीठ ने उच्चतम न्यायालय के इस निर्देश पर गौर करते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय ने संविधान की अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश दिया था। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय एक संवैधानिक अदालत है। हालांकि उच्च न्यायालय तब तक कोई रिट जारी नहीं कर सकता जब तक याचिकाकर्ता अधिकारों का कोई कानूनी हवाला नहीं देता है। उन्होंने कहा कि हम निश्चित रूप से वादियों और प्राधिकारियों को इस दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। पीठ ने केंद्र सरकार और दिव्यांगजन आयुक्त को यह निर्देश दिया है कि वे वीसीआई और आयुर्विज्ञान जैसे वैधानिक निकायों में दिव्यांगजन के लिए 4% का आरक्षण देने के लिए उचित कदम उठाएं। रेडियो उड़ान फरवरी 2014 से दिव्यांगजन के कल्याणार्थ लगातार कार्य कर रहा है। मीडिया के तौर पर, एक सशक्त मीडिया के तौर पर रेडियो उड़ान दिव्यांगजन की आवाज बनकर आप सबके साथ बना हुआ है।
रेडियो उड़ान द्वारा समय समय पर अनेक प्रोजेक्ट्स संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें दिव्यांगजन अवेयरनेस कैंपेन जैसे प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। इन प्रोजेक्ट्स के अलावा मनोरंजन के क्षेत्र में भी दिव्यांगजन की प्रतिभा को निखारने में भी रेडियो उड़ान ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस दिशा में रेडियो उड़ान ने पहला कदम उठाया 2017 में उड़ान आइडल सीजन 1 के माध्यम से। एक कदम और बढ़ाते हुए गत वर्ष रेडियो उड़ान की ओर से ब्यूटी पेजेंट सीजन 1 आयोजित किया गया। पहले सीजन की अपार सफलता के पश्चात ब्यूटी पेजेंट सीजन 2 एक बार फिर से रेडियो उड़ान की ओर से आयोजित किया जा रहा है। ब्यूटी पेजेंट सीजन 2 के लिए रेडियो उड़ान की वेबसाइट पर आवेदन आमंत्रित हैं। वेबसाइट है www.radioudan.com। वेबसाइट पर जाएं, रजिस्ट्रेशन को ओपन करें, मिस्टर एंड मिसेस ब्यूटी पेजेंट सिलेक्ट करें और अपना फॉर्म फिल करें। इसके अलावा उड़ान आरजे हंट प्रतियोगिता भी रेडियो उड़ान पर संचालित की जा रही है। इस प्रतियोगिता के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं। दोनों प्रतियोगिताओं के संबंध में विस्तृत जानकारी आप रेडियो उड़ान की वेबसाइट www.radioudan.com पर प्राप्त कर सकते हैं। हमें आपकी सहभागिता का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आइए अब एक संदेश सुनते हैं बेसिक ब्रेल प्रोग्राम रोटरी बेंगलोर की ओर से। बेसिक ब्रेल प्रोग्राम रोटरी बेंगलोर एबिलिटीज आपके लिए लाया है बच्चों और वयस्कों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया बेसिक ब्रेल कोर्स। कक्षाएं जूम के माध्यम से ऑनलाइन होंगी और सहयोग व्हाट्सएप व ईमेल के जरिए मिलेगा। सप्ताह में 2 बार, हर कक्षा 1.5 घंटे की होगी। यह कोर्स अंग्रेजी ब्रेल ग्रेड 1 और 2 पढ़ने और लिखने में दक्षता प्रदान करने पर केंद्रित है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आईवे हेल्प डेस्क 8800004334। तो आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा बताइएगा जरूर। बताने के लिए लॉगिन कीजिए www.radioudan.com, जहां पर एक छोटा सा फीडबैक फॉर्म है। आप इस फॉर्म को फिल करके अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। और आप यदि चाहते हैं कि कोई न्यूज हमारे साथ साझा करें तो आप 9463668196 या 9780238512 पर अपनी न्यूज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम उस न्यूज को वेरीफाई करेंगे और इसके बाद अगर न्यूज सही पाई जाती है तो उसे कम्युनिटी कलर्स में प्रसारित किया जाएगा। बहरहाल इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए, ट्विटर पर फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, लिंक्डइन पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोग्राम खत्म करने से पहले आइए सुने एक बार फिर न्यूज हेडलाइंस। विश्व के 5वें और भारत के पहले आयरनमैन निकेत दलाल का निधन, पूरा संभाजी नगर शोक सागर में डूबा। अपने लागू होने के 10 साल बाद भी नहीं लागू हो सका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, जम्मू कश्मीर के दिव्यांग परेशान। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईसीआईसीआई बैंक से डिजिटल प्लेटफॉर्म एक्सेसिबिलिटी पर मांगा जवाब। मद्रास उच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को निर्देश, वैधानिक निकायों में दिव्यांगजन के लिए आरक्षित हो 4% कोटा। झारखंड के रांची में पाप की इंतहा, पिता, पुत्र और मां तीनों गिरफ्तार। और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के हैदरगढ़ में एक दिव्यांग शिक्षिका से दुर्व्यवहार का मामला, प्रधानाध्यापिका तत्काल प्रभार से निलंबित। तो इसी के साथ मुझे नहीं पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।